हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था वर्क डन बाय गैस और उसके बाद में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट एक्सचेंज हमें इसमें पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज हीट, ऊष्मा बताया था मैंने लास्ट पॉइंट एकदम। तो हीट एक्सचेंज, क्या मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि ये जो बॉडी ए है, इसमें मान लीजिए कोई ये बॉडी ए है, इस बॉडी की हीट जो है वो गिवन है आपको, तो क्या आप मान सकते हो कि इस बॉडी, इस ए को मैंने जिस डब्बे में पैक किया हुआ है इसमें कुछ हीट गिवन है? कुछ समझिए, क्या मैं कह दूं कि इसकी हीट ज़्यादा है, इसकी हीट कम है, या इसकी हीट जीरो है? कुछ ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्या ये सच होगा क्या कि इसकी हीटनेस अपने को पता है? अरे हम लोग कई बार डायलॉग मार देते हैं ना किसी को कि यू आर वेरी हॉट। अब सच्चाई तो है कि वो भी नहीं है, आप बिना स्पर्श के आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो खैर, तो सेंटेंस है, बोलना नहीं आप। तो इस डब्बे के अंदर अगर आपने इसको भर रखा है और आपसे पूछो कि भाई इसकी हीट गिवन है, तो वो गलत बात है बच्चों। हीट इज द एनर्जी विच व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स, लाइक ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। समझिए, जो हीट इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। तो जब तक इसको दूसरी बॉडी से टच नहीं कराऊंगा, एंड हीट इट ट्रांसफर्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब कांटेक्ट में आते हैं तो भाई हायर टेम्परेचर से लोअर में जाती है, दूर करते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कांटेक्ट नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं है। और हाँ, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है उससे हमेशा एनर्जी दूसरे वाले में जाती है। तो हीट इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। तो इसकी ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो गलत है अभी, तो समझना अच्छे से। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो हीट आपने पढ़ा होगा ms डेल्टा टी, मैं उसको C लिख देता हूँ। देखिए डेल्टा क्यू फॉर्मूला जो इसका होता है, ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। मैं चाहूँ तो इसको C लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट है ना, मैं m लिख देता हूँ। इसको एक काम करूँ, मैं इसको C लिख देता हूँ, n टाइम मोल्स में लिख रहा हूँ, तो NC डेल्टा टी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, NC डेल्टा टी नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो C बिकम CV, और मतलब आइसो लाइक बारीक पढ़ा दूंगा तो CP हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी, ये हमारे पास है। तो आप मुझे ये बताइए कि हीट जीरो कब होगी, हीट नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी? ठीक है, आप मुझे बताइए कि चलो यहाँ से मैं इसके शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू NC डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बच्चों डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा क्यू जीरो, बट एक्चुअली हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक हीट एक्सचेंज जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस कोई लेना देना नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज जीरो। अच्छा, डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव व्हेन हीट इज given to gas. Delta Q will be positive when heat is given to gas, or delta Q will be negative when heat is taken from gas. Heat is taken from gas. अब बच्चों एक चीज आप खुद समझदार हो यार, डेल्टा टी पॉजिटिव करोगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी पॉजिटिव कैसे होगा? देखो, हीट आप उसको दोगे तो भाई उसका जो फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और डेल्टा क्यू इक्वल टू नेगेटिव व्हेन हीट इज टेकन फ्रॉम गैस। समझ रहे हो इस बात को? चलो, बाकी आपको क्लियर है मैथमेटिकली आपको इसको कैसे बनाना है। जीरो कब होगा ये पता लग गया, पॉजिटिव कब होगा पता लग गया, नेगेटिव कब होगा, और फॉर्मूला क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, जैसे ही मैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोलूंगा तो C विल बिकम CV, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम। और अगर मैं उसको प्रेशर में के चेंज करूं तो CV बिकम्स CP। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं बच्चों। अब मैं आपके सामने पेश करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में बहुत सारी प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो हमें बस उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
W, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देखिए अब इसको समझाना एक लाइन में समझा सकता हूँ। अब मान लीजिए बहुत सारा खाना खा रहे हो, जैसे मैं खाता हूँ, और बहुत सारा खाना खाने के बाद में कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हैं, तो वो एनर्जी, अब वर्क डन नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया मतलब कुछ वर्क डन वगैरह कुछ नहीं किया, वो पूरी पूरी एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? इंटरनल एनर्जी, एकदम खली के साइज में आ गए। हालांकि सब लोगों के लिए लागू नहीं होता है, कुछ लोग खूब सारा खाते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, तो बस वैसे एग्जाम्पल दिया। अब कोई इंसान खाना खा रहा है बढ़िया, उसी हिसाब से वर्क डन कर रहा है, उस खाने को उसने पचा लिया, कहने का मतलब एनर्जी ली, वर्क डन करके एनर्जी को पचा दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए कि जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो एनर्जी जो आप ले रहे हो, हीट ले रहे हो, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में। अब आप सारा का सारा मतलब कि कोई वर्क डन है ही नहीं, कर ही नहीं रहे हो कुछ, तो सारा का सारा एनर्जी में स्टोर हो गया। फिर एनर्जी में स्टोर हुआ तो कहीं ना कहीं मास एनर्जी रिलेशन बना, फिर वो मास में कन्वर्ट हुआ। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर कई बार कि इसको आपने 0 कर दिया, चेंज इन एनर्जी 0, तो सारा का सारा अब जितना खाया आपने उतना का उतना वर्क डन आपने कर दिया विशुद्ध रूप से, तो ठीक है भाई, आपकी बॉडी फिट है, जितना वजन है उतना ही है। ठीक, फिर डेल्टा Q, अब देखो करना क्या अपने को, यहाँ पे कौन कौन सा कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो कौन कौन सा कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। तो देखो ये हमारे पास पॉजिटिव कब आता है बताइए, डेल्टा Q पॉजिटिव कब आता है, डेल्टा Q नेगेटिव कब आता है, और ये 0 कब आता है। तीनों चीजें देखो, 0 तो ये आता है एडियाबैटिक में, 0 ये आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, पॉजिटिव कब आता है? पॉजिटिव आता है व्हेन हीट इज गिवन टू गैस, हीट इज गिवन टू गैस, तो ये पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, यहां इसके बारे में अगर मैं बात कर दूं भाई, तो ये भी देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो ये भाई साहब पॉजिटिव कब होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो बच्चों देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 0 तो तब आएगा जब ये आइसोथर्मल होगा। अरे आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 ना, तो फिर ये हमारे पास 0 के इक्वल में भी आता है। अच्छा, ये हमारे पास नेगेटिव के बारे में बात करें, और ये हमारे पास आ रहा है एक तरफ से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। देखो नेगेटिव कब आएगा हमारे पास? जब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे आप बॉडी का, उसको एनर्जी दे रहे हो, तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हो जाएगा? 0। फिर आपसे बात करते हैं वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। भाई वर्क डन अगर आपको मैं बोलूँ तो मैं कहूँ कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन 0 कब होगा। पॉजिटिव तो तब होगा वर्क डन ऑन, देखो ध्यान रखना, वर्क डन बाय गैस एक्सपेंशन, वर्क डन बाय गैस एक्सपेंशन। ठीक है, नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा वर्क डन, यानी इसे कम बोल देते हैं कंप्रेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन? देखो नेगेटिव वर्क डन होने वाला है कंप्रेशन में, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, और 0 कब होगा? 0 होगा जबकि डेल्टा V यानी dV बराबर 0 है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके लिए 0 होगा। अच्छे से देख लो फॉर्मूला, बिना किसी टेंशन के फॉर्मूला दोबारा से देख लो, क्या फॉर्मूला है देख लो। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q देखो 0 कब होगा? अभी बता चुका, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेगेटिव कब होगा? जब हीट इज टेकन फ्रॉम गैस, तब नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तब होगा जब हीट इज गिवन टू द गैस। डेल्टा U पॉजिटिव कब होगा? जब तुम उसका एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाओगे। नेगेटिव तब होगा जब कम करोगे। 0 होगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन में भी देखो, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? एक्सपेंशन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द गैस। और 0 कब होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो बच्चों क्या आइसोकोरिक प्रोसेस के अलावा भी वर्क डन 0 कर सकते हो?
अगर गैस जो है वो पिस्टन को हिला ही नहीं पाए, जरा समझना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट एबल टू मूव द पिस्टन, अगर पिस्टन को मूव ही नहीं करवा पाए, तो जरा सा बस सोचने की कोशिश करना कि अगर पिस्टन अपनी जगह से हिला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। अरे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ना। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा आप मुझे बोलें कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम होगा उसी में वर्क डन जीरो होगा, नहीं, वर्क डन कैन बी जीरो इवन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लियर हो रहा है? दैट्स द पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट्स, ये कुछ चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ रही हैं यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पर कुछ एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। रेडी है क्वेश्चन के लिए? स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए, चाहे रिवीजन देख लीजिए इसका बढ़िया सा, तभी आपको आगे ये क्वेश्चन कर पाओगे जो मैं आपको भी देने वाला हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पुराना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन इज दिस एक्चुअली ना। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है पॉइंट ए और पॉइंट है बी, और ए से बी जाने के लिए जिस रास्ते का चुनाव किया गया है वो रास्ता कुछ इस प्रकार है, ठीक। तो वी ऑल नो दैट द वर्क डन विल बी एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, राइट। वर्क डन विल बी एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। अरे यही होने वाला है ना भाई, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, बरोबर। यही होगा। आप मुझे बताओ कि इसमें वर्क डन, फर्स्ट ऑप्शन लगातार बढ़ रहा है, सेकंड ऑप्शन वर्क डन कम हो रहा है, थर्ड ऑप्शन वर्क डन पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, और डी ऑप्शन है कि वर्क डन पहले कम हो रहा है और बाद में बढ़ रहा है। बताइए बच्चों। बोलिए बच्चों, सवाल ट्रिकी है तो थोड़ा दिमाग लगाना। बताया जाए बच्चों। तो आप सबको पता होगा कि पहले कम हो रहा है वर्क डन और बाद में बढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, अरे यही लगाया होगा, मुझे पूरा यकीन है ये वाला ऑप्शन लगाया होगा, ये गलत है। यही आपके दिमाग में आया होगा ना कि सबसे पहले यही होगा कि वर्क डन पहले तो डिक्रीज हो रहा है एंड देन वर्क डन इज इंक्रीजिंग, किया गया कार्य पहले कम हो रहा है बाद में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये लास्ट ऑप्शन ये तो हमारा गलत है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली बात है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला गलत है, केवल ये सही है, वर्क डन इज इंक्रीजिंग। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो गया होगा मन में कि सर वर्क डन कैसे इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज कर दिया यार, वर्क डन तो लगातार कम हो रहा है, हाउ इट इज इंक्रीजिंग। आप सोचिए, आपको मैंने 10 रुपए दिए, उसके बाद में 8 रुपए दिए, फिर मैंने 6 रुपए दिए, फिर 4 रुपए दिए, फिर 2 रुपए दिए, फिर 1 रुपए दिए। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको रुपए दिए और उसके बाद जैसे जैसे पैसे देता गया वो अमाउंट मैं कम करता गया, बट आपके पास टोटल अमाउंट तो लगातार बढ़ता रहा ना। पहले मैंने आपको 10 रुपए दिए, फिर मैंने 8 रुपए दिए, अब मैंने जो पैसे आपको दे रहा था वो मैंने कम कर दिए, नो डाउट, लेकिन टोटल अमाउंट आपके पास 18 रुपए हो गया फर्स्ट बार में। फिर मैंने आपको 6 रुपए दिए, यानी कि मैंने जो अमाउंट गिवन है वो कम कर दिया, बट इवन आई गेव यू 6 रुपीज, दैट मीन्स 18 + 6 क्या 24 रुपीज हो गए। फिर मैंने आपको 4 रुपए दिए, 28 रुपीज। फिर मैंने आपको 2 रुपए दिए, 30। फिर 1 रुपये दिया, 31। अरे अमाउंट ऑफ मनी विच आई एम गिविंग टू यू इज डायरेक्ट ऑलवेज डिक्रीजिंग, इट्स ऑलवेज डिक्रीजिंग, बट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ रहे बात को? दिमाग लगाओ, बताइए, समझ बात नहीं समझ में ही बात।
अरे वर्क डन बच्चों, वर्क डन क्या है, वो तो टोटल एरिया हो गया ना। शुरुआत में देखोगे तो तुम सिर्फ इतना एरिया काउंट करोगे, जैसे ही तुम यहां पहुंचोगे तो अब मैं इतना एरिया काउंट करूंगा, जब तुम यहां पहुंचोगे तो फिर मैं इतना एरिया काउंट करूंगा, और यहां पहुंचोगे तो भी पूरा, यानी एरिया तो लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। सो तो वर्क डन इज डायरेक्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए कुछ प्रोसेसेस की बात कर ली जाए। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, आइसोथर्मल, कौन से प्रोसेस में क्या होता है, किस में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोसेस की बात कर ली जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस इज एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हिंदी में कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम, ठीक है। तो बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में एक चीज दिमाग में रखना भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी इज एक्चुअली जीरो, है ना। ये आपके पास जीरो, तो आपको भी पता है बेटा, वर्क डन बाय गैस, ऑन द गैस, कुछ भी देख लो, सब आपके पास जीरो आने वाला है, W इज इक्वल टू जीरो आने वाला है। तो इसके फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो जो व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, जरा दिमाग लगाओ, बताओ तो मेरे बच्चों आराम से, PV इक्वल टू nRT। तो कैन आई राइट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V इज एक्चुअली कांस्टेंट, well n is the number of moles which is also constant, and R is the gas constant as the name indicates, gas constant which is also constant। बेटा आदर्श गैस समीकरण है ये। आदर्श गैस समीकरण में हम लोग समआयतनिक प्रक्रम पढ़ रहे हैं। समआयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत है, n है नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, वो भी नियत है, गैस कांस्टेंट है R, वो भी नियत है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दाब जो है वो तापमान के समानुपाती होगा, pressure will be directly proportional to temperature, हाँ, pressure will be directly proportional to temperature। तो मुझे ये बताओ, जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आपका पीटी ग्राफ जो होता, पीटी ग्राफ, दैट वुड हैव बीन स्ट्रेट लाइन। अरे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पीटी ग्राफ जो है वो क्या होता, वो आपका होता है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो जरा ये बताइए थी थीटा, स्लोप कितना होता है इसका, स्लोप की वैल्यू बताओ। अरे यार लिख सकते हो ना, P इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V, एंड हियर इट इज T, right? You can divide V here, right? So P is Y, actually Y is equal to mx, Y is equal to mx plus C, so C is 0। यहाँ confusion मत करना मेरे बच्चों, जो C है, C का मतलब होता है intercept at Y axis, और वो हमारे पास है 0। तो कुल मिला के जो स्लोप है, जो m की वैल्यू है, वो हमारे पास है NR by V। सिंपली कहूँ तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, समझ गए। टेन थीटा इज इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है वो है NR अपॉन V, NR अपॉन V। समझे बात को। मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों, और क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपके पास नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग से 2008 के पास ये क्वेश्चन था कि आपको P और T ग्राफ गिवन है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, एंड दीज आर द टू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2, दिस इज समथिंग θ1 एंड दिस इज व्हाट वी कॉल θ2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, V1 इज इक्वल टू V2, और V1 ग्रेटर देन V2, और V1 लेस देन V2। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। For isocoric process we have drawn the pressure and temperature graph, pressure and temperature curve, and we have shown two different values of volume at different angles. So the question is, what is the relation between these two volumes, like V1 is equal to V2, or like V1 lags behind V2, or it exceeds V2? Which one is correct? बताइए, पसीना पोंछ लूं तब तक मैं। बताओ बोलो।
सम आयतनिक प्रक्रम में P और T में ग्राफ खींचा गया है, V1 V2 में से कौन बड़ा है। मैथमेटिक्स जिनकी बहुत बढ़िया है, बहुत क्या कह सकते हैं कि शानदार है, वो बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर जाएंगे। आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, जो इसका स्लोप है, वी ऑल नो दैट हियर। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू कैन चेक दिस आउट। वी नो दैट tan theta 2 इज ग्रेटर देन tan theta 1। प्लीज पे अटेंशन, ये जो है ये पूरा थीटा 2 है और ये जो है वो थीटा 1 है। सो tan theta 2 इज ग्रेटर देन tan theta 1, नो प्रॉब्लम। सो tan theta 2 जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो v2 इज ग्रेटर देन nr अपॉन v1, है ना। तो बताओ बच्चों, अगर ये दोनों में हटा दो तो 1/v2 इज ग्रेटर देन 1/v1, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8। वी ऑल नो यार v1 विल बी ग्रेटर देन v2। इतना टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में, आपको इतना समय नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल जाए तो छोटे एंगल वाला हमेशा ज़्यादा होने वाला है। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ में ग्राफ ऐसा ही बनता है, आई और आर, आई और जो वी का कर्व है, दैट्स नॉट वी आई कर्व, दैट्स एक्चुअली आई वी कर्व, ठीक है। तो आई वी उस हिसाब से आप देखिए तो प्रेशर टेम्परेचर, इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू बना सकते हैं। क्या क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट्स? क्या चीज़ें हम देख पा रहे हैं, बढ़िया से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे को इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें लगाने हैं। फिर आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, और इसको बढ़िया किसी को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे चलो यार कोई फिक्स वैल्यू आप वॉल्यूम की ले लो, जैसे मान लो टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू ले लो। मैं ये थीटा 1 थीटा 2 थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। कभी इस तरह का कोई समस्या है तो सीधा इसको लो, इसको ये यूँ खींच दो लाइन, हियर यू कैन मेक इट ड्रॉन और हियर। समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, T जो है हमने कॉमन रखा है इस पॉइंट पे, तो इस T पे देखो यहां पर P2 वैल्यू आ जाएगी, यहां P1 वैल्यू आ जाएगी। अब आप भी जानते हैं कि T कांस्टेंट है, अगर मुझे T कांस्टेंट रखना है, T कांस्टेंट रखना है तो जहां P ज्यादा होगा V ऑटोमेटिकली कम होगा, तो जहां P ज्यादा है वहां V ऑटोमेटिकली कम, यानी V2 विल बी smaller, V1 will be greater। खैर, this was the question, this was about isocoric process। थोड़ा सा आपको आइसोथर्मल और आइसोबारिक भी मैं बता देता हूँ, और फिर एक बार मैं साइड में पूरे बोर्ड पर आइसोबारिक आइसोक्रोस ये सब के सब लिख दूंगा। तो देखो इसको मैं यहीं से मिटा के सही से कर देता हूँ। हाँ चलो, कांस्टेंट सब रहने दो, देखते हैं अपने क्या हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, इसको हटा देता हूं बच्चों। अगला प्रोसेस कौन सा ले लें? आइसोथर्मल ले लें अगला प्रोसेस। चलो अगला जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल यानी क्या बोलते हैं बेटा? समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समतापी, टेम्परेचर कांस्टेंट, दिमाग में बिठा लेना बात। टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो, बिना सोचे समझे सीधा डेल्टा यू भी जीरो। पढ़ा चुका हूँ, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बचेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट्स इट। नीट में क्वेश्चन बन के आएगा तो आसान से आसान क्वेश्चन बनाने के लिए वो केवल मात्र इतना कर सकते हैं कि आपसे तुरंत पूछें बच्चों, समतापी प्रक्रम में जरा बताइए, समतापी प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू होता है, या इनमें से कौन सा सत्य है? तो जैसे ही समतापी है डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। यू हैव गॉट योर आंसर, यू हैव गॉट योर आंसर। क्लियर? ओके, फिर हम बात करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो चलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट क्या है जी? टेम्परेचर। तो इस बार अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप खुद अच्छे से जानते हैं भी एन आर टी सब कांस्टेंट है, तो यार क्या मैं लिख दूं क्या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी? बच्चों एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। अच्छा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी
तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसा ग्राफ बनाऊंगा P और V में। P और V में ग्राफ कैसा बनेगा? P और V में ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। P और V में ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा P और V में। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास। किसकी बात होगी बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे देखो, जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वापस से इस वाले ग्राफ को ले लूंगा, क्योंकि उसमें भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा और वहां पर थोड़ा सा आपको टेंशन होगी कि सर आइसोथर्मल कौन सा है, एडियाबैटिक कौन सा है। तो एडियाबैटिक के अंदर मैं वापस से इसके डिस्कशन को लूंगा, तो अभी मैं राइट नाउ उसको यहीं छोड़ रहा हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं कौन सा रह गया, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होगा भाई आइसोबारिक में? सोच लो, आइसोबारिक प्रोसेस। फिर आपको इसके बाद में तीन के तीनों एक साथ लिख के डिटेल्स बता दूंगा। आइसोबारिक यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस। समदाबी, हिंदी तो बहुत अच्छी है भाई, हिंदी माता बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। समदाबी, अभी आइसोबारिक, आइसो क्या है, बारिक क्या है, अब समझना पड़ेगा कि बार इज द लाइक यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वहां से आइसो मतलब एक जैसा, तो एक जैसा प्रेशर छोड़ो, हिंदी में देखो समदाबी, एक जैसा दाब है इसमें, प्रक्रम। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया जी इसमें, P कांस्टेंट। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू NRT में देखो ये कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, सीधी बात करो बिना फालतू दिमाग लगाए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डेल्टा V 0 तो डेल्टा T 0, डेल्टा V 0 तो डेल्टा T 0। और यहाँ से आप बात करो तो बेटा V और T में ग्राफ कैसा बनाओगे, तो V और T में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। तो देखो V और T में, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं V इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T प्लस 0। दिस इज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। सो द स्लोप M इज इक्वल टू NR अपॉन P, M इज इक्वल टू NR अपॉन P। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट बन गया बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस स्लाइड में हम फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर जब नेक्स्ट स्लाइड हम लेंगे, अगली स्लाइड, तो अगली स्लाइड में कुछ और प्रोसेसेस देखेंगे, इसके कुछ और फॉर्मूला है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, किसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इसमें देखेंगे और इसको टॉपिक को आगे हम फिनिश करेंगे। कुछ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह भी हम लोग इसमें देख लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो बच्चों मुलाकात होती है अगली स्लाइड में। थैंक यू।